गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने देखा था कि फ्लोएम की संरचना किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर फ्लोएम 4 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। और इसमें एक चीज मैंने लास्ट में छोड़ दी थी कि यहाँ पर जब सीव सेल्स एक दूसरे से मिलती हैं, सीव सेल्स एक दूसरे से मिलकर के इस प्रकार से यहाँ पर ट्यूब्स का निर्माण करती हैं, तो यहाँ कैलोज एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ये यहाँ पर कैलोज पैड का निर्माण हो जाता है या कैलोज प्लग का निर्माण हो जाता है। और यही कैलोज पैड या कैलोज प्लग किसका निर्धारण करता है कि जैसे बसंत का टाइम है, ग्रीष्म का टाइम है, तो ये पिघल जाता है और यहाँ पर अधिक मात्रा में संवहन होता है। और यही अगर पतझड़ का टाइम है या सर्दी का टाइम है तो ये कैलोज पैड यहाँ पर पट्टिकाओं के ऊपर जम जाता है, तो यहाँ संवहन कम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको फाइनल में ये बहुत डिटेल में मिलेगा। कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण की दिशा। जो कार्बनिक विलय हम पढ़ रहे हैं, कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण की दिशा। यहां पर लीफ है प्लांट के अंदर, लीफ में क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल से किसका निर्माण हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का या फिर कहें कार्बनिक पदार्थों का। अब यहाँ पर जो ये कार्बनिक पदार्थ बना है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण कैसे होता है? तो यहाँ इसके स्थानांतरण की 3 दिशा होती हैं। 3 प्रकार से यहाँ पर स्थानांतरण होता है। फर्स्ट, निम्नवर्ती स्थानांतरण। सेकंड, ऊर्ध्ववर्ती स्थानांतरण। और थर्ड, अरीय स्थानांतरण, अरीय या पार्श्वीय, अरीय या पार्श्वीय स्थानांतरण। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कोई प्लांट है, इस प्लांट की जो सीड्स वाली लीफ होती हैं, जो सबसे ऊपर वाली जो लीफ होती हैं, इन सीड्स वाली लीफ में जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा, तो यहां से नीचे की ओर स्थानांतरण कैसे होगा? यहां से नीचे की ओर, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, तो यहां से नीचे की ओर खाद्य पदार्थों का संवहन होगा। ये कहलाता है निम्नवर्ती स्थानांतरण। इसमें जो पुरानी या सुप्त जो कलिकाएं होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, उनके लिए स्थानांतरण होगा, रूट के लिए होगा, स्टेम के लिए होगा। ऊर्ध्ववर्ती स्थानांतरण में जो सबसे नीचे वाली होती हैं, जो सबसे नीचे वाली हैं, इनसे स्थानांतरण ऊपर की ओर हो रहा है। तो ऊपर की ओर क्या मिलेंगी? नई कलिकाएं, पुष्प, फल, प्रोसीड्स। तो यहां नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्ववर्ती स्थानांतरण में जो खाद्य पदार्थ पहुंचते हैं, जो यहाँ पर सिंक होते हैं, यहाँ नई कलिकाएं, पुष्प, फल, प्रोसीड्स हो सकते हैं। और ऊपर से नीचे आने में पुरानी या सुप्त कलिकाएं, स्टेम या रूट हो सकते हैं। तीसरी होती है अरीय या पार्श्वीय। चाहे हम रूट को देखें, चाहे हम स्टेम को, हमने दोनों की काट ली। सेंटर में क्या उपस्थित है? पित्त।
सबसे बाहर एपिडर्मिस और बीच में कॉर्टेक्स, वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, सभी चीज। अब यहां रूट या स्टेम में सेंटर से एपिडर्मिस तक खाद्य पदार्थों का परिवहन कैसे होगा, संवहन कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये अरीय रूप से पित्त से लेकर के यहाँ तक जो रे पेरेन्काइमा होता है, रे पेरेन्काइमा के कारण पित्त से लेकर के और एपिडर्मिस तक खाद्य पदार्थों का संवहन होता है, जिसको हम अरीय या पार्श्वीय स्थानांतरण भी कहते हैं। नेक्स्ट, स्थानांतरण की विधि। स्थानांतरण की जो दिशा है वो दिशा तो 3 हो सकती है। नीचे से ऊपर की तरफ स्थानांतरण हो, ऊपर से नीचे की तरफ स्थानांतरण हो और पार्श्वीय स्थानांतरण भी हो सकता है। हो सकता नहीं है, होता है। नेक्स्ट, स्थानांतरण की विधि। स्थानांतरण की विधि यहां पर जो शीर्ष पार्ट होता है, जहां कार्बनिक पदार्थ बन रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सोर्स। और सोर्स के रूप में यहाँ पर क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं। लीफ के अंदर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट लीफ में बन करके कहाँ पहुंच रहा है, पादप के विभिन्न भागों में, जो सिंक का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोर्स और सिंक, सोर्स से सिंक तक किस प्रकार से स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर हमने स्रोत को बताया था। जो स्रोत होता है, सोर्स होता है, सोर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर सोर्स के अंदर पत्तियां आती हैं, जो पूर्ण मैच्योर पत्तियां होती हैं। तो यहाँ पूर्ण परिपक्व पत्तियां, संचय स्थल, जहां पहले संचय हो सकता है, संचय स्थलों में सीड, फ्रूट। तो ये भी किसका काम करेंगे, सोर्स का। जर्मिनेशन होगा तो सीड किसका काम करेगा, सोर्स का। तो यहां भी संचय स्थल भी कभी कभी स्रोत के रूप में काम आ जाते हैं। सिंक, सिंक के रूप में जो तरुण लीफ हो रही होती हैं, जिनका विकास हो रहा होता है, तरुण पत्तियां, रूट, स्टेम, सीड, फ्रूट, ये सभी यहाँ पर सोर्स का काम करती हैं। तो ये सोर्स से सिंक का कार्य करते हैं। सोर्स से जो कार्बोहाइड्रेट है यहाँ से और सिंक तक कैसे पहुंच रहा है, कैसे यहाँ तक ये परिवहन इसका हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसके परिवहन के लिए यहाँ पर सोर्स में और सिंक में कुछ संबद्धताएं पाई जाती हैं, कुछ संबंध पाए जाते हैं। तो विधि हम तभी जान पाएंगे जब इनके बीच का हम संबंधों को जानेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हम कि सिंक और सोर्स में क्या संबंध होते हैं। जो सिंक है और दूसरा स्रोत के मध्य संबंध, इनके मध्य क्या संबंध होते हैं। इनके मध्य मेनली यहाँ पर 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। यहाँ पर 3 संबंध होते हैं। पहला, सन्निकटता। सन्निकटता, सोर्स और सिंक के मध्य में सन्निकटता होनी चाहिए। सन्निकटता के आधार पर ही यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण होता है। कैसे, देखो स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मान लिए प्लांट में इस प्रकार से लीफ यहाँ पर उपस्थित हैं। जो शीर्ष वाली लीफ होती हैं वो तो प्रेरकों को बेचती हैं खाना,
प्ररोतंत्र को या प्ररोपोई तंत्र में तो पूरा आ जाएगा। जो नीचे वाली होती हैं वो रूट और स्टेम को भेज रही हैं और नई बर्ड्स को भेज रही हैं, कलिकाओं को। और जो ये होती हैं मध्य वाली, ये ऊपर भी भेजती हैं और नीचे भी भेजती हैं। सन्निकटता से मतलब होता है कि जो जिसके नजदीक है, यहाँ जो जिसके नजदीक है वो वहीं अपने खाद्य पदार्थों का परिवहन कर रहे हैं, क्योंकि जिससे कम से कम यहाँ पर ऊर्जा का व्यय हो। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लोडिंग और अपलोडिंग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर अधिक दूरी तक जाएंगी तो ऊर्जा भी अधिक खर्च होगी। तो जितनी अधिक कोई चीज नजदीक है यहाँ पर, और वो उसी हिसाब से यहाँ पर लोडिंग अपलोडिंग होती है। यहाँ सीड्स की इन्होंने खाना बनाया लीफ ने, तो इन्होंने आसपास का जो प्रेरोद क्षेत्र है उसको खाना दे दिया अपना, नीचे वाली ने रूट और स्टेम को दे दिया, और जो आसपास नई जो कलिकाएं बन रही हैं उनको दे दिया, बीच वाली ने दोनों तरफ अपना बना हुआ खाना डाइवर्ट कर दिया, सुपीरियर भी और इंफीरियर भी। सेकंड पॉइंट आता है परिवर्धन अवस्था। परिवर्धन अवस्था, परिवर्धन अवस्था से क्या मतलब है कि जब यहां पर प्लांट के अंदर परिवर्धन चल रहा है, प्लांट में परिवर्धन चल रहा है, तो प्लांट में परिवर्धन दो प्रकार का होता है, एक तो कायक परिवर्धन होता है और एक जननिक। जब प्लांट के अंदर कायक परिवर्धन चलता है तो कायक परिवर्धन में यहां सिंक के रूप में कौन कार्य करेगा और यहां सिंक के रूप में कौन कार्य करेगा। लीफ तो दोनों ही जगह प्रेजेंट होंगी, यहां भी होंगी और यहां भी होंगी। जब कायक वृद्धि हो रही है, कायक परिवर्धन चल रहा है, तो यहां पर सिंक के रूप में जो नई पत्तियां होंगी, नई पत्ती, नई कलिकाएं, ये सभी यहां पर किसके रूप में कार्य करेंगी, सिंक के रूप में। जब जननिक वृद्धि होती है तो जननिक वृद्धि में या सिंक के रूप में पुष्प, फल सिंक के रूप में कार्य करते हैं। तो परिवर्धन की अवस्था कौन सी है, अवस्था के आधार पर यहाँ पर सिंक बदल जाते हैं, स्रोत भी बदल जाएगा और सिंक भी बदल जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है संवहन संबद्धता। संवहन संबद्धता, संवहन संबद्धता से मतलब है कि यहाँ पर जो कार्बनिक विलेय पदार्थ बने हैं, ये कार्बनिक विलेय पदार्थों का संवहन किस हिसाब से होगा, तो यहाँ पर जो स्रोत के सबसे नजदीक होंगे, स्रोत के सबसे नजदीक टिश्यू होगा, उसी टिश्यू को यहां खाने को सबसे पहले दे दिया जाएगा या फिर कार्बनिक विलेयों को वहां पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे नजदीक टिश्यू में सबसे पहले कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार से स्थानांतरण की विधि को समझने से पहले यहाँ सिंक और स्रोत के मध्य में जो संबंध होते हैं उन संबंधों को समझना आवश्यक होता है। और इन संबंधों में सन्निकटता, परिवर्धन अवस्था और संवहन संबद्धता, तीन चीज ऐसी होती हैं जो स्रोत और सिंक के मध्य संबंध को स्थापित करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि चलनी नलिकाओं में स्थानांतरण कैसे होता है। यहां जो चालनी नलिकाएं होती हैं, सीव ट्यूब जो होती हैं, तो इन सीव ट्यूब के अंदर सीव ट्यूब में स्थानांतरण, तो यहां सीव ट्यूब में स्थानांतरण, और ये स्थानांतरण किसका है, कार्बनिक विलेय का, कार्बनिक विलेय का। लीफ है, लीफ के अंदर क्या होगी, मीजोफिल,
और मीजोफिल में होगा क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल से यहाँ क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक विलेय। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है जिसको हम कार्बनिक विलेय कह रहे हैं, ये कार्बनिक विलेय यहां तक कैसे पहुंचेगा, सीव ट्यूब तक कैसे पहुंचेगा, इसका स्थानांतरण यहां तक कैसे होगा। तो जो सेल्स होती हैं आप लोगों ने इस प्रकार से देखी होगी, ये खंभू तक, और यहां बीच में इस प्रकार से लीफ के अंदर होता है जाइलम और फिलोइम, ये मान लिया हमने फिलोइम है। तो यहां से यहां तक मान लिया खंभू तक के अंदर कार्बोहाइड्रेट बना है। यहां से जो इसकी पास वाली जो सेल्स हैं कैसी होंगी, पेरेनकाइमेटस, जो पास वाली पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, यहां से मीजोफिल से यहां आएगा पेरेनकाइमेटस सेल्स में। यहां आने के बाद में ये और अपने पास वाली में जाएगा, और ऐसे आते आते कहां पहुंच जाएगा, ये सीव सेल्स के अंदर या सीव ट्यूब के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहां मीजोफिल से सबसे नजदीक मीजोफिल के कौन है, पेरेनकाइमेटस सेल्स। तो अपने सबसे पास वाली में यहां आपस में सेल्स किससे जुड़ी होती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए कहाँ आ जाएगा, ये कार्बनिक विलेय कार्बोहाइड्रेट पेरेनकाइमेटस में, और यहां से यहाँ कहाँ पहुंच जाएगा, ये सीव ट्यूब के अंदर ये पहुंच जाता है, सीव सेल्स के अंदर ये यहां से यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो यहां से यहां तक पहुंचने के बाद में यहाँ दो काम होते हैं। एक तो काम होता है सिराभरण का, सिराभरण जिसको बोलते हैं वेन अपलोडिंग, वेन अपलोडिंग, और दूसरा होता है अपभरण का, सिराभरण का और अपभरण का, जिसको बोलते हैं अनलोडिंग। तो स्टूडेंट्स मीजोफिल सेल्स से पेरेनकाइमेटस सेल्स और पेरेनकाइमेटस सेल्स से चलनी नलिकाओं तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, सिराभरण। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिराभरण। खाद्य पदार्थ को, कार्बोहाइड्रेट को चालनी ट्यूब के अंदर पहुंचाना, सीव ट्यूब के अंदर पहुंचाने की जो प्रोसेस है वो वेन अपलोडिंग कहलाती है, सिराभरण कहलाती है। अब यहां से जो ये वेन जो ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब अब सिंक तक लेके जाएगी। यहां से इस खाद्य पदार्थ को, कार्बोहाइड्रेट को कहां तक लेके जाएगी, सिंक तक, और सिंक पे जाने के बाद में यहां से ये कहां छूट जाएगा, यहां जो इस सिंक है वहां जाके इस खाने को ये यहां से छोड़ दिया जाता है। तो ये क्रिया कहलाती है अनलोडिंग, अपभरण की क्रिया कहलाती है। ये पूरी ही प्रोसेस सांद्रता प्रवणता के अकॉर्डिंग चलती है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार चलती है। मीजोफिल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट बना तो यहां पर कंसंट्रेशन क्या हो गई, अधिक हो गई। इसके पास वाली जो पेरेनकाइमेटस सेल्स थी इनकी कंसंट्रेशन कैसी रह गई, कम। तो यहां से यहां आया प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। अब जो सीव सेल्स हैं या सीव ट्यूब हैं इनके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम। इसकी तुलना में पेरेनकाइमेटस सेल्स की तुलना में। तो यहां से कहां आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब जब इसको यहां तक लेके आ रहा है सिंक तक, तो अब कंसंट्रेशन कहां कम है, सीव ट्यूब में। तो ये कहां चली जाएगी, यहाँ।
यहां से यहां तक की प्रक्रिया में जब यहाँ अपभरण की प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता होती है। मतलब खाने को छोड़ने की जो प्रोसेस होती है सिंक में, वहां एटीपी की आवश्यकता होती है। और यहाँ एटीपी जो जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, वो एटीपी उत्पन्न होती है कैम्पेनियन सेल से, सेचर कोशिकाओं से या फिर चालनी कोशिकाओं से। यहाँ पर ये एटीपी जनरेट होती है। नेक्स्ट इसका डायग्राम देखते हैं हम कि किस प्रकार से यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर खंबूतक, पैलिसेड, एपिडर्मिस, इधर क्यूटिकल, ये बंडल सील है जिसके अंदर जाइलम और फिलोएम दोनों उपस्थित हैं बंडल सीट में। तो यहां जब इन पैलिसेड टिश्यू में या ये स्पॉन्जी टिश्यू किसी में भी यहाँ पर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वो यहां से होता हुआ पेरेन्काइमेटर सेल से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, फिलोएम के अंदर पहुंच जाएगा। धीरे 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 मूव करता हुआ कहां पहुंच जाएगा, फिलोएम के अंदर। मान लिया हमने कि यहाँ पर ये सारी कौन सी हैं, मीजोफिल सेल्स हैं, जिनमें शुगर का निर्माण हो रहा है। किससे? लाइट और CO2, और साथ में यहाँ जल भी होगा तभी शुगर का निर्माण होता है। तो CO2, लाइट और जल से मिलकर के यहाँ शुगर का निर्माण हो रहा है। यहाँ से शुगर धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगी, बंडल शीथ में, और बंडल शीथ में कहाँ पहुंचेगी, कैम्पेनियन सेल्स में, और कैम्पेनियन सेल्स से सीव एलिमेंट में पहुंचती है। पहले कैम्पेनियन सेल्स में सेचर कोशिकाओं में पहुंचती है, वहां से अरीय रूप से स्थानांतरण होकर के कहाँ पहुंचती है, सीव एलिमेंट के अंदर पहुंचती है। तो इस प्रकार से जो सीव एलिमेंट होते हैं, सीव एलिमेंट के अंदर यहाँ कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने जो पढ़ी थी स्थानांतरण की विधि कौन कौन सी है, क्रिया विधि क्या होती है इसकी। अब तक तो देखी थी क्रिया विधि कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इस स्थानांतरण की विधि कौन कौन सी है। तो स्थानांतरण को समझाने के लिए यहाँ पर विभिन्न साइंटिस्टों ने भिन्न भिन्न थ्योरीज को दिया, अपनी अपनी संकल्पनाओं को दिया स्थानांतरण की क्रिया विधि, जिसमें सबसे पहली जो आती है वो आती है विसरण परिकल्पना। विसरण परिकल्पना आप लोगों ने जब मैंने शुरू में पढ़ाया था परासरण विसरण को, वहां बताया था कि विसरण में क्या होता है कि जो हाई कंसंट्रेशन होती है, जहां उच्च सांद्रता होती है, वहां से निम्न सांद्रता लो कंसंट्रेशन की तरफ अणु आयन गमन करते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जहाँ किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती, और पूरी की पूरी जो काम होता है वो सांद्रता प्रवणता के आधार पर होता है। जैसे सांद्रता जिधर कम है उधर अधिक से कम की तरफ यहाँ पर अणु आयनों का गमन होता है। बिल्कुल वैसे ही अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मीजोफिल सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वो वहां से पेरेन्काइमेटस सेल्स में जाएंगी, और पेरेन्काइमेटस सेल्स की सांद्रता बढ़ने के बाद में वो कहाँ जाएंगी, सीव सेल्स या सीव ट्यूब के अंदर जाएंगी। तो इस प्रकार से यहां से यहां तक बिना किसी ऊर्जा खर्च किए कंप्लीट प्रोसेस चलती है। तो यहाँ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण होता रहता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि जो कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण होता है ये बहुत तीव्र प्रोसेस से होता है, और विसरण की प्रक्रिया तीव्र नहीं होती। दूसरा, कई बार ये भी देखा जाता है
कि सांद्रता प्रवणता के विपरीत भी सांद्रता प्रवणता के विपरीत भी कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण की प्रोसेस हो जाती है। तो फिर ये कैसे हुई जब ऊर्जा ही खर्च नहीं हो रही? तो क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ इन दोनों बातों के कारण, एक तो तीव्र प्रोसेस होती है जो विसरण तीव्र नहीं होता, दूसरा कई बार देखा जाता है कि सांद्रता प्रवणता के विपरीत जाकर भी यहाँ पर कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। तो इस वजह से इस थ्योरी को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट। नेक्स्ट, जब इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया तो यहाँ पर दूसरी थ्योरी दी गई सक्रिय विसरण की, सक्रिय विसरण सिद्धांत। सक्रिय विसरण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया? यहाँ पर साइंटिस्ट थे मस्केल, मैनसन और फिलिप। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के क्या बताया कि यहाँ पर जो सीव ट्यूब होती हैं, इन सीव ट्यूब में जगह जगह पर पंपिंग स्टेशन होते हैं। यहां पर पंप स्टेशन होते हैं और ये पंप स्टेशन क्या करते हैं कि जो सीव ट्यूब होती हैं इनमें कृमाकुंचन करवाते हैं, कृमाकुंचन की गति करवाते हैं। और कृमाकुंचन के कारण यहाँ पर जो कार्बनिक विलय हैं वो कैसे बढ़ते हैं? उनके अणु आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं कृमाकुंचन के कारण। यहाँ पर कृमाकुंचन उन अणुओं को तीव्र गति से करने के लिए या चलाने के लिए आवश्यक होता है। तो ये पंपिंग स्टेशन इन सीव ट्यूब में जगह जगह उपस्थित होते हैं और एक निश्चित एरिया तक वहां अणुओं को आगे की तरफ बढ़ाने की प्रोसेस करते हैं। इसके लिए जो एटीपी होती है, क्योंकि यहाँ इन स्टेशनों पर एटीपी की आवश्यकता होती है और ये जो एटीपी होती है ये एटीपी कैम्पेनियन सेल से, सहचर सेल्स से और सीव सेल्स से मिलती है। जो चालनी कोशिकाएं होती हैं उनसे और सहचर जो कोशिकाएं होती हैं उनसे यहाँ पर ये मिलती है। तो स्टूडेंट्स इसको भी खारिज कर दिया गया, कारण कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी पंप स्टेशन नहीं होते जिनसे कृमाकुंचन हो सके। तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा, वैद्युत परासरण सिद्धांत। वैद्युत परासरण सिद्धांत। वैद्युत परासरण सिद्धांत में क्या बताया गया? इसको दिया था फैंसन और स्पेनर में। दो साइंटिस्ट थे, स्पेनर और फैंसन। तो इन दोनों ने क्या बताया कि यहाँ जो सीव ट्यूब होती हैं, सीव ट्यूब में जो सीव प्लेट पाई जाती हैं, चलनी पट्टिकाएं पाई जाती हैं, इन चलनी पट्टिकाओं पर नेगेटिव आवेश होता है। यहाँ पर नेगेटिव आवेश होता है और ये नेगेटिव आवेश स्वतः ही उत्पन्न होता है। यहाँ पर नेगेटिव आवेश होने की वजह से ये पॉजिटिव आवेश को आकर्षित करता है। जब ये पॉजिटिव आवेश को आकर्षित करेगा तो पॉजिटिव आवेश में प्लांट में सबसे ज्यादा किसका पढ़ते हैं हम? पोटेशियम को। तो यहाँ पर जो पोटेशियम है, इस पोटेशियम से यहाँ सुक्रोज जुड़ जाती है। पोटेशियम से सुक्रोज जुड़ जाएगी और कहाँ पहुंच जाएगी? चलनी नलिकाओं में। क्या? सीव ट्यूब में पोटेशियम के साथ जुड़ करके, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा तो ये सुक्रोज को लेकर के पोटेशियम का आयन कहाँ पहुंच गया? सीव ट्यूब के पास में। यहाँ जाकर के सुक्रोज को यहाँ छोड़ दिया जाता है, पोटेशियम आयन वापस फ्री हो जाता है। तो पोटेशियम आयन इसके जस्ट पास में कौन सी है? कैम्पेनियन सेल, फिर पेरेनकाइमेटस सेल, पेरेनकाइमा टिश्यू होता है, इनसे होता हुआ वापस कहाँ पहुंच जाता है? अपने उसी स्थान पर जहां पहले पोटेशियम आयन प्रेजेंट था
वहाँ से फिर और सुक्रोज को लाने का कार्य करेगा। तो इस सब में यहाँ जोड़ने में और यहाँ पर वियोजन होने में एटीपी की आवश्यकता होती है। और ये एटीपी कहाँ से मिलती है? कैम्पेनियन सेल्स से मिलती है। इनके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर विद्युत परासरण सिद्धांत के आधार पर यहाँ चालन की प्रोसेस होती है, स्थानांतरण की प्रोसेस होती है, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं।